Assalamu alaikum dear students. Exercise 2.3 question number 3 limit of convergence. Students question number 3 में हमने limit of convergence चेक करना है कुछ sequences का। हमें ये पता है कि sequence एक फंक्शन है जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है और अगर हमें sequence का n टर्म दिया है तो उसमें यूजुअली n इन्वॉल्व होता है, स्मॉल n, और स्मॉल n नेचुरल नंबर होता है। हम पार्ट ए में देखते हैं कि हमारे पास जो n टर्म ऑफ द सीक्वेंस है वो है 5n डिवाइडेड बाय n प्लस 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ इस सीक्वेंस का जो n टर्म है वो है 5n डिवाइडेड बाय n प्लस 7। चूँकि आप जानते हैं कि सीक्वेंस में डोमेन नेचुरल होता है तो ये जो n हमारे पास यहाँ इन्वॉल्व है ये बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं कि ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन नंबर पे मुश्तमिल है। स्टूडेंट अगर हम नेचुरल नंबर के सेट को देख ले तो यहाँ पे वैल्यूज बढ़ती जा रही है विदाउट एनी बॉन्ड्स, इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि n अप्रोच इन्फिनिटी। तो जब भी हमें सीक्वेंस का लिमिट लेना है तो सीक्वेंस के लिमिट में हम n अप्रोच इन्फिनिटी लेंगे। चूँकि यहाँ पे हमने लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस चेक करनी है तो लिमिट चेक करने के लिए यहाँ पे अब आप n अप्रोच इन्फिनिटी ले ले। तो मैं दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई करता हूँ। अप्लाइंग लिमिट वेयर n अप्रोच इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी an और यह है लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी 5n डिवाइडेड बाय n प्लस 7। स्टूडेंट्स अगर हम लिमिट का नॉर्मल प्रोसीजर देख ले तो चूँकि n अप्रोच इन्फिनिटी है तो हमें n को इन्फिनिटी से बदलना पड़ेगा, और अगर हम यहाँ पे यूं कर ले तो क्या मसला दरपेश है आइए देखते हैं। ये आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी प्लस 7। 5 मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी इज अगेन इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी प्लस 7 इज इन्फिनिटी। तो हमारे पास यहाँ इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी बन गया। अगर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी आ जाए तो हमने इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम देखते हैं कि इनका हाईएस्ट पावर 1 है, तो आपके पूरे एक्सप्रेशन में इनका जो हाईएस्ट पावर है उससे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर लें। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय n, सो दिस इज लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी 5n डिवाइडेड बाय n और यहाँ से आएगा n प्लस 7 डिवाइडेड बाय n। इसको पहले सिंप्लीफाई कर ले और बाद में लिमिट लगा दे। दिस इज लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी, n को इनसे कैंसिल कर ले तो 5 आएगा और यहाँ n और 7 दोनों को अगर हम इनसे डिवाइड कर ले तो n डिवाइडेड बाय n इक्वल्स 1 और 7 डिवाइडेड बाय n को हमने लिखना पड़ेगा 7 डिवाइडेड बाय n। चूँकि n अप्रोच इन्फिनिटी है और हमने अगर लिमिट को एवेलुएट करना है तो हम इनकी जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो आइए इनकी जगह इन्फिनिटी पुट करके सोल्यूशन देखते हैं। दिस इज 7 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स आप जानते हैं अगर हम किसी भी फाइनाइट नंबर को नॉन जीरो फाइनाइट नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो ये मेरे पास आ गया 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7 डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 1 एंड 5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 5। स्टूडेंट्स हमने सीक्वेंसेस के टॉपिक में पढ़ा है कि अगर लिमिट हमारे पास यूनिक रियल नंबर आता है तो सीक्वेंस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट, और अगर लिमिट यूनिक रियल नंबर नहीं है दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। इस केस में जब हमने लिमिट ले लिया तो हमारे पास यूनिक रियल नंबर आ गया, ओनली वन रियल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि जो लिमिट हमें दिया है ये कन्वर्जेंट है और इसकी लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है 5 है। सो वी कैन कंक्लूड दैट कंक्लूजन हम यहाँ से लिख रहे हैं the given limit is convergent and converges to 5. The given sequence is convergent
and it converges to 5। इसी क्वेश्चन का पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में जो हमें n टर्म दिया है वो है -1 पावर n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इस किस्म के क्वेश्चन में चूंकि अल्टरनेटिव चेंज ऑफ साइन आता है तो हम एक बिहेवियर ऑफ द फंक्शन को देख के आसानी से इसकी लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस बता सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास जो n टर्म है an, दिस इज -1 पावर n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। और आप जान चुके हैं कि यहाँ n जो है ये नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर भी हम जानते हैं ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन है। स्टूडेंट, यहाँ पे लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस चेक करने के लिए मैं बिहेवियर ऑफ द फंक्शन देखना चाहता हूँ। तो चूंकि हमारे पास n की वैल्यू 1 2 3 4 है तो अब हम यहाँ पे n की जगह डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं। अब अगर यहाँ से मैं n की वैल्यू ले लूँ 1 और इस पे फंक्शन को इस सीक्वेंस के n टर्म को इवेलुएट कर लूँ तो a1 इज इक्वल टू -1 पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर ले, -1 पावर 1 -1 है और 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है तो आंसर हमारे पास -1 आ गया। नेक्स्ट, अगर हम n की वैल्यू यहाँ से 2 ले ले और ये वैल्यू हम n टर्म में पुट कर ले तो a2 इक्वल्स n की जगह हम 2 पुट कर दें -1 पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। -1 पावर 2 इक्वल्स +1 और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आता है। इसी तरह इनकी अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू 3 ले लूँ और यहाँ n टर्म में पुट कर लूँ तो a3 इक्वल्स -1 पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर है। आप जानते हैं कि -1 पावर 3 -1 के बराबर है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसी तरह अगर इनकी वैल्यू में 4 ले लूँ तो a4 इज इक्वल टू -1 पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। स्टूडेंट्स, -1 का अगर हम इवन पावर लेते हैं तो पॉजिटिव आता है, इसलिए -1 पावर 4 हमारे पास +1 आएगा और 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16। इसी तरह अगर हम इनकी डिफरेंट वैल्यूज लेते जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस के टर्म्स आते जाएंगे। अब अगर यहाँ से हम सीक्वेंस को ऑब्जर्व कर ले तो ये जो सीक्वेंस हमारे पास यहाँ जनरेट होता है उसका पहला टर्म है -1, सेकंड है 1/4, थर्ड है -1/9 और फोर्थ है 1/16। तो आइए लिख लेते हैं। दिस इज -1 डिवाइडेड बाय 4 -1 डिवाइडेड बाय 9 1 डिवाइडेड बाय 16 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट, अगर हम इस सीक्वेंस का बिहेवियर देख ले तो इसका बिहेवियर से हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है और अगर कन्वर्ज करता है तो किस वैल्यू को कन्वर्ज करता है। आइए मैं इसको डायग्राम से दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स, पहली वैल्यू हमारे पास क्या है? -1 है। मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ +1 है। अब जो फर्स्ट आपके पास आई है वैल्यू a1 दैट इक्वल्स -1, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि पहला स्टेप जो है यानी फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है a1। दूसरा क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 4। तो 1 डिवाइड बाय 4 का मतलब है कि 1 को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर ले, उसका एक पार्ट। तो मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके इसका एक पार्ट यहाँ पे लेता हूँ। सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 4। तो स्टूडेंट, सीक्वेंस का जो दूसरा टर्म है वो हमारे पास यहाँ कहीं लाई कर रहा है a2। तीसरा है -1 डिवाइडेड बाय 9, यानी ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है इसको हम 9 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और 9 में से हम एक पार्ट्स लेंगे। तो मैं यहाँ से सपोज कर रहा हूँ कि ये मेरे पास जो है ये है 1 डिवाइडेड बाय 9 लेकिन नेगेटिव साइड पे। तो दिस इज -1 डिवाइडेड बाय 9। तो स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि यह हमारे पास जो सीक्वेंस का जो थर्ड टर्म है वो यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट है 1 डिवाइडेड बाय 16। इसका मतलब है ये 1 पोर्शन जो है इसको हमने 16 पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर उनमें से हमने एक पार्ट लेना है। तो अगर मैं इसको 16 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ तो तकरीबन यहाँ पे हमारे पास आता है दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 16। तो सीक्वेंस का जो फोर्थ टर्म है वो यहाँ कहीं लाई कर रहा है, दिस इज a4। अब स्टूडेंट्स, आप सीक्वेंस का बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप a1 यहाँ पे काफी दूर है ओरिजिन 0 से। सेकेंड स्टेप यहाँ पे
जो पहले स्टेप के मुकाबले में ओरिजिन के करीब है। थर्ड स्टेप यहाँ पे जो दूसरे स्टेप के मुकाबले में ओरिजिन के करीब है। फोर्थ स्टेप यहाँ पे आके हम देख रहे हैं ये फोर्थ स्टेप तीसरे के मुकाबले में ओरिजिन के करीब हो रहा है। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप यहाँ है, सेकंड यहाँ है, थर्ड टर्म यहाँ है, फोर्थ टर्म यहाँ है। जो जो हम आगे जा रहे हैं हमारे जो टर्म है वो लेफ्ट साइड से हो या राइट साइड से हो वो जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम द सीक्वेंसेस बिकम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू जीरो। तो सीक्वेंस किस तरफ बढ़ रहा है? हम ऑब्जर्व करें डायग्राम से कि सीक्वेंस बढ़ रहा है जीरो की तरफ, यानी सीक्वेंस के टर्म्स क्लोजर एंड क्लोजर हो रहे हैं जीरो की तरफ। और जिस वैल्यू की तरफ सीक्वेंस के टर्म्स करीब से करीब तर होते हैं वही वैल्यू लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस कहलाती है। तो हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जीरो इज द लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस, क्योंकि सीक्वेंस के जो टर्म्स है वो हर लम्हे हर स्टेप में जीरो के करीब से करीब तर हो रहे हैं। सो फ्रॉम द डायग्राम कंक्लूजन हम लिख सकते हैं यहाँ से, from the graph we observe that the sequence terms becomes closer and closer to zero. The sequence terms becomes closer and closer to zero. So zero is the limit of convergence. Thank you.